नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। वहां के ताजा हालात ये हैं कि दरअसल महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और गठबंधन के दूसरे साथियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र, हालांकि इस पर कभी चर्चा पहले नहीं होती थी, लेकिन अब काफी चर्चा होने लगी क्योंकि चुनाव में घोषणा पत्र के ऐलान के पहले से ही रेवड़ियों को बांटने का जो एक चलन शुरू हुआ है, यानी वोटरों को घूस देने का और उनको अपनी तरफ लुभाने का एक अच्छा वायदा या कह सकते हैं एक अच्छा चलन शुरू हो गया है। घोषणा पत्र के पहले से बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा मध्य प्रदेश में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, हरियाणा में किया गया और उसके पहले राजस्थान में किया गया। और सबकी कोशिश ये होती है कि आखिरी के कुछ महीनों में कुछ ऐसे वायदे कर लो, लोगों के खातों में कुछ पैसे डाल दो और उसके बाद चुनाव जीत लो। क्या ये स्कीम कोशिश बिहार के अंदर कामयाब होने वाली है? आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के ऐलान के पहले से ही नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने का वायदा किया, एक रोजगार स्कीम के तहत। और चुनाव के ऐलान के पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए पहुंच भी गए, जिसको लेके काफी हंगामा हुआ और ये कहा गया ये तो गेम चेंजर साबित होने वाला है और अब एनडीए को हराना मुश्किल होगा। इसके जवाब में महागठबंधन ने जो घोषणाएं की हैं, जो बौछार की है, अब लगता है कि शायद ये ऐलान एनडीए को बराबरी का मुकाबला देगा और गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि दरअसल क्या क्या वायदे किए गए हैं घोषणा पत्र में जो महागठबंधन ने अपनी तरफ से जारी किया है। इसमें जो सबसे बड़ी योजना है उसका नाम है हर घर नौकरी योजना। यानी तेजस्वी यादव का यह कहना है कि बिहार के रहने वाले हर परिवार में से किसी एक व्यक्ति को वो सरकारी नौकरी देंगे। बहुत एम्बिशियस योजना है। बिहार में जहां नौकरी का अकाल है, लोग बिहार छोड़ के देश के दूसरों हिस्सों में जाते हैं नौकरी की तलाश में, वहां हर परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना वाकई में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर चर्चा करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की गई है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, बुजुर्गों के लिए पेंशन 3,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है, 25 लाख मुफ्त स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को दिया जाएगा, जीविका दीदियों को सरकारी का दर्जा मिलेगा और आरक्षण की सीमा को 50% तक 50% से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ये योजनाएं हैं, लोक लुभावन भी हैं और अगर इनको लागू किया जाएगा तो क्या बिहार का बजट इसको एफोर्ड कर पाएगा? लेकिन उसके पहले देखते हैं एनडीए ने क्या वायदे किए थे और कितना उसको इंप्लीमेंट किया है। 10,000 रुपए महिला रोजगार योजना, मैंने आपको इसका जिक्र किया। 125 यूनिट बिजली मुफ्त, बेरोजगार युवा को 1,000 रुपए, सोशल सिक्योरिटी पेंशन 1,000 रुपए। इस बात का इंतजार है कि दरअसल एनडीए की तरफ से भी महागठबंधन की तरह कोई घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया जाता है या नहीं जारी किया जाता। तो इन घोषणा पत्रों की राजनीति क्या है और इसका अर्थशास्त्र क्या है और क्या यह वाकई में जिताऊ फॉर्मूला साबित हो सकता है? बात करेंगे प्रभु चावला जी से, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर, और आप हमारे प्रोग्राम में लगातार उनको देखते रहे हैं, उससे लगातार हम बातचीत करते रहे। सर, ये जो हर घर नौकरी की जो का बड़ा एम्बिशियस प्लान है, मतलब जहां नौकरियों का काल है, रोजगार का काल है। पिछली बार आपको याद होगा कि 2020 में तेजस्वी यादव ने आखिरी समय में कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और वो बहुत हद तक गेम चेंजर भी साबित हुआ था। क्या आपको लगता है उसी तरीके की कोई योजना है ये? तो जब इलेक्शन आता है ना, वायदे हर तरह के किए जाते हैं। जो आपने शुरू में कहा, पहले तो उस बात के कह रहे हैं, आपने कहा कि ऐसी ऐसी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, घूस देने की कोशिश की जा रही है। फिर आपने ये भी कह दिया अच्छी बात है। दोनों में कौन है कि एक तो घूस दी जा रही है, दूसरी अच्छी बात है। अच्छी बात है, नौकरियां मिलनी चाहिए, पर सवाल ये होता है कि हर परिवार को नौकरी मिलेगी। बिहार के अंदर आपने ठीक कहा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार का यूथ जो है अपने प्रदेश में कम काम करता है, दूसरे प्रदेशों में पलायन करके काम करता है। मोदी जी ने तो उनको नौकरी दे दी पहले से ही। मोदी ने अनाउंस किया, देखो जी कितना विकास हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बिहार का व्यक्ति रील बना के पैसे बना लेता है। अब रील बनाएगा या नौकरी करेगा, सवाल तो ये है। रील से अगर उसको एक फोटो बनाने से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं यूट्यूब से,
तो कौन सी काम करेगा? कि रील और जो हमारे जो जितने जोमेटो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा सारी एमएनसी को हुआ है, हमारे देश में किसी को नहीं हुआ है। उनको फ्री में साइकिल चलाने वाले मिल गए, मोटरसाइकिल चलाने में मिल गए, और ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जो काम करते हैं। तो सस्ती लेबर मिलने की बात, ये साथ में रील भी बना लेते हैं। सवाल ये है कि नौकरी एक प्रॉब्लम है। बिहार के आंकड़े अगर देखें, वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल जो रेट है वो नेशनल रेट से कम है, 7-8% है, जबकि नेशनल 10% है। परंतु युवाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कितना है, उस हिसाब से बिहार सबसे आगे है। 28% यूथ वहां पर गवर्नमेंट में काम नहीं करते। तो इसी को देख करके लगा होगा तेजस्वी को कि गवर्नमेंट में नौकरी देनी चाहिए। अब किसी ने आज बीजेपी ने डाल दिया कि कहां से आएगा पैसा। 2.5 करोड़ परिवार हैं बिहार के अंदर। 2.5 करोड़ परिवार के अंदर एक आदमी को देंगे तो आप कितनी नौकरी देंगे? 25 लाख के करीब नौकरी देंगे। हर परिवार में से एक देंगे तो 2.5 करोड़ नौकरी देनी पड़ेगी ना। 2.5 करोड़ परिवार है, उसमें अडल्ट कितने हैं उसकी कोई संख्या किसी को पता नहीं है। 5 का परिवार आपने मान लिया वहां पर कि 5 एक परिवार के अंदर होते हैं। तो अभी सरकारी एक आंकड़ों के हिसाब से लगभग 15 लाख सरकारी कर्मचारी बिहार के अंदर काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह लगभग 50,000 करोड़ रुपए बजट में से जाती है। बिहार गवर्नमेंट का 3 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें 50,000 यानी कि लगभग 20% नौकरियों में चला जाता है। तो पैसा कहां से आएगा ये दूसरी बात है, पर नौकरियां किस तरह की होंगी ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या चपरासी बनाओगे उनको सबके सब कि नंबर 1 क्लास 1 की पोस्ट तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, IPS IAS सेंट्रल बिहार के, वो तो वही लोग होंगे। तो बाकी कौन सी नौकरी खड़ी करेंगे? आप कहते हैं वैकेंसी वहां पर 5-6 लाख वैकेंसी जो खाली हैं वो भर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने पहले भी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सर्टिफिकेट दिए थे, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी थी। तो एम्प्लॉयमेंट किस तरह की एक समस्या तो वहां पर है, परंतु पैसा कहां से आएगा ये सवाल बड़ा उचित है। और जो आपने बाकी रेवड़ियों की बात की कि 30,000, उन्होंने कहा 10,000 देंगे, कहते हैं हम 30,000 देंगे। वो कहते हैं हम 200 यूनिट बिजली माफ करेंगे, ये कहते हैं महिलाओं को आपने 10,000 रुपए दिए तो हम तो हर महीने 3,000 दे देंगे। तो ये पैसा कहां से आएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें कई बार दिल्ली में कई घोषणाएं की थी, उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बाद में पता लगता है ये तो बहुत महंगी पड़ रही है। पर एक समस्या मैं आपको बता दी, जो इंटरनेशनल जहां पर जो एक बहुत बड़ा जादू चलाया मोदी जी ने, अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे और सारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशों के उस षड्यंत्र में शामिल हैं, कांग्रेस के, CPI CPM के सब शामिल है कि हम टैक्स कभी भी लेजिस्लेचर के माध्यम से नहीं लगाएंगे। समझे बात? पहले ये होता था टैक्स जो है हमेशा असेंबली में पास होता था, बजट इतना टैक्स लगेगा, इतना सब कुछ होगा, पार्लियामेंट में पास होता है। कभी आपने पार्लियामेंट बजट में सुना है कि टैक्स किसके ऊपर लगाने जा रहे हैं? तो उन्होंने एक अलग से GST काउंसिल बना दी जिसमें सारे फैसले मिलजुल के कर लेते हैं, उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। जब बजट आता था तब अपोजिशन पार्टी बोलते हो लूट लिया देश को, मिडिल क्लास को लूट लिया। 2 लाख करोड़ रुपए लगभग हर महीने इकट्ठा होता है GST। वो अगर 24 लाख रुपए साल में खर्च होता है तो 3 लाख का बिहार का बजट है। अगर बजट का डिस्ट्रीब्यूशन कह लो देख लूं तो 8,000-9,000 करोड़ रुपए तो हर महीने बजट में उनको पास आता ही रहेगा GST का। तो आपका 15,000 करोड़ का आपका 19,000 महीने का खर्च है, तो 40% तो GST से आ रहा है आपके पास, 30%। बाकी सेंट्रल स्कीम है, अगर नीतीश जी मोदी जी के साथ है तो बुछार पैसे की होती रहती है, मिलता रहेगा आपको दवा पैसा जितना चाहिए आपको। तो कहां से आएगा? GST जितना बढ़ेगा, जितनी महंगाई बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, GST बढ़ता रहेगा, उससे पैसा आता रहेगा, परंतु प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। GST के मामले के बाद मैं आपको बता दूं, बिहार का आंकड़ा, इतनी गरीबी है, जो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, बिहार अभी भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से फसड्डी सबसे नीचे 28 नंबर पर। 28 नंबर पे 66,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है हर महीने, जबकि भारतवर्ष की एवरेज है 1,90,000। इनसे नीचे कोई नहीं है, सबसे आखिर में बिहार पे खड़ा है। तो 20 साल के अंदर आप 20 से आखिरी से ऊपर नहीं ला पाए। लालू जी के जमाने में फिर भी फसड्डी से नीचे से 2 कदम आगे था, अब उससे भी नीचे चला गया है। तो ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तेजस्वी को समझ में आ गया कि बिहार के अंदर गरीबी इतनी है, लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत विकास हुआ है, परंतु अल्टीमेटली ये है कि नीचे के लोगों को ऊपर लाना, वो फ्रीबी के माध्यम से आएगा। लोगों की जेब में कैश डाल दो, उससे इनकम बढ़ेगी, उससे माल खरीदेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, इसलिए हम उनकी जॉब दे सकते हैं। अभी तो ये दिखाई देता है मेरे को। बाकी रेवड़ियों का चलता है, फैशन हो गया, क्योंकि पैसा के पास 2 लाख करोड़ रुपए हर साल इकट्ठा होता रहता है, आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लगा देते हैं आप कभी ना तो प्रभु एक चीज आपने जिस वक्त जिक्र किया वो दरअसल अर्थशास्त्र है। इसकी राजनीति जो है, क्या आपको लगता है कि ये योजना गेम चेंजर साबित होगी?
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, खासतौर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव, इन दोनों चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं के खातों में पैसे डाले गए, उसको कहा गया ये गेम चेंजर साबित हो गया। और जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी, वहां पे वो बहुत बड़ी संख्या में या 2/3 बहुमत से चुनाव जीत कर आ गए। यहां भी अगर आप 10,000 जो स्कीम है, योजना, दरअसल वो रोजगार स्कीम योजना है, लेकिन महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या ये भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरीके से गेम चेंजर साबित होगा, या जो जिस ओर तेजस्वी ने इशारा किया है कि भाई हम हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देंगे, कौन भारी पड़ने वाला है? नहीं, ये गेम चेंजर तो होगा, क्योंकि लोग आज के नारे पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। आपने देखा ये परिवर्तन जो गेम चेंजर बना था मनरेगा, सबसे पहले 2009 का चुनाव जो जीता था कांग्रेस पार्टी ने, वो मनरेगा के बेसिस पे जीता के 2.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बांटे, साल के अंदर किसान को दे दिया। वहां पर हर गांव के अंदर उन्होंने सड़कें बनाने के लिए कोई ठेका दे दिया, वो कहाँ गया कोई इसका अभी तक हिसाब नहीं है। तो ये फ्री बी से ये होता है कि आप लेबर को जो है काम देने की बजाय, कैपिटल फॉर्मेशन करने की बजाय आप पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। अब कौन गिनती रखेगा कि 30,000 रुपए दे गए किसी महिला को, वो महिला जीवी जो होगी, जीविका जिसका बोला उन्होंने, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये जरूर है कि इससे लोगों को आजकल कहीं घर बैठे पैसे मिल रहे हैं। दिल्ली से लोग, उन्होंने कहा आज आप छठ तक यहाँ रुकिए, छठ के बाद मत जाइए, इलेक्शन तक रुकिए, वोट दे करके जाइए। कि जो लोग यहाँ आए हैं, अब क्या लेबर बिहार की या यूपी की, कहीं की जहां भी काम करती है, वो पैसा फ्री लेने के लिए अभी भी वापस चली जाती है छुट्टियों में, कि वहां पर जाना पड़ता है। डुप्लीकेट वो वहां जमा हो रहे हैं, डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं अभी जो बाद में सारे इश्यू ऐसा है। एक वोट दिल्ली में जहां रहते काम करते हैं, एक वोट वहां जहां पर वो पैसे मिलते हैं, उनको पैसे कहां से मिलेंगे जब तक वहां नहीं होंगे आप। तो ये मुफ्त की जो राजनीति शुरू हुई है, उससे जीडीपी हिंदुस्तान के आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इनकम बढ़ती चली जा रही है, जहां पर कोई कैपिटल हमारे हाथ में नहीं आती। गरीब अभी गरीब बढ़ता जा रहे थे, 80% कैपिटल हिंदुस्तान की 10% लोगों के पास है, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आपके हाथ में क्या है कि आप जोमेटो का बांट के आइए जाकर के, आपके हाथ में क्या है कि आप पोर्टर से सामान देकर के आइए, आपके हाथ में क्या है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये इस तरह की हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का तरीका ये भी है। परंतु जो आपने कहा, ये गेम चेंजर जरूर है, लोग इसे बोलते रहे, परंतु लॉन्ग टर्म के अंदर देश के अंदर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कम होती चली जाएगी, कैपिटल जनरेशन नहीं होगा, एसेट्स नहीं बनेंगे। जब तक आप किसी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, एमएससी सेक्टर को नहीं देंगे जॉब, तब तक इस देश की जो कि एमएससी का जो हमारा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है 15% टोटल, जो कभी किसी जमाने में 40 से 30% हुआ करता था। एग्रीकल्चर जो किसी जमाने में 50% होता था, आज 15% पे आ गया। मतलब कई गांव के अंदर नौकरी नहीं है, वहां गांव के लोग भाग करके शहर में आते हैं। किसके लिए आते हैं? टेक्नोलॉजी काम करने के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, होटल के अंदर बेरर बनने के लिए, ड्राइवर बनने के लिए। तो आप जो कर रहे हैं फ्रीबी से, सारे देश के अंदर मनरेगा के अंदर एक काम था कि हम गांव के अंदर नहर बनवाएंगे, गांव के अंदर सड़कें बनवाएंगे, वहां लेबर को 180 दिन काम देंगे या 100 दिन देंगे। वो सड़कें बनी नहीं, पंचायत के प्रधान खा गए सारे सारा पैसा, तो वो धीरे धीरे कम होता चला है मोदी जीवन। अब 5 साल बाद यही भी होगा, जिस महिला को आपने 30,000 दिया होगा, उसमें से आधे आपने बिहार के अंदर, मैंने कहीं इंटरव्यू दिए तो गैस सिलेंडर की बात होती है, जो कहते हैं मेरे को 10,000 दिए, कहते 10,000 कहाँ दिए, मेरे को 3,000 दिए, 7,000 तो अपने पास रख लिए। तो करप्शन इसको कैसे रोकेंगे आप? परंतु ये जरूर है कि एक बार साइकोलॉजिकल ये इंप्रेशन है कि हमारे को सरकार कुछ ना कुछ दे रही है, और यूथ को लगा, यूथ जो है बिहार में काम तभी करेगा जब कोई फैक्ट्री लगेगी वहां पर, जब कोई कौन एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। वहां तो कुछ है नहीं। अमित शाह जी ने कह दिया वहां जमीन ही देते लोग, तो फैक्ट्री का लगाओगे। हालांकि इसमें कितना सच्चा है कितना उसके अंदर ही जाना जाता है। सर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं अभी जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो मुझे एक बिहार का टैक्सी ड्राइवर मिला, मैंने उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसने बड़ी दिलचस्प बातें कही, क्योंकि वो दिल्ली का भी रहने वाला है, बिहार का भी रहने वाला है। तो उसने कहा यार ये योजना तो आप जो कह रहे हैं अच्छी योजना है, हर घर नौकरी योजना है, कम से कम अगर कह रहे हैं तो सबको नहीं तो कुछ लोगों को तो नौकरी मिली जाएगी। फिर उसने कहा कि देखिए दिल्ली में 2,500 रुपए का वायदा किया था बीजेपी सरकार ने, नहीं दिया, अब लोग बड़े गुस्से में हैं। ये हाल महाराष्ट्र के अंदर भी है, जहां महिलाओं को पैसे देने की बात की गई थी, मध्य प्रदेश के अंदर भी है, और वहां अब उसकी डेफिनेशन चेंज की जा रही है कि हम इन लोगों को दे सकते हैं, इन लोगों को नहीं दे सकते। तो यानी सरकार के पास पैसे है ही नहीं, उनकी तिजोरी में पैसे नहीं है, वायदे किए जा रहे हैं, और जब वो सरकार में आते हैं तब वो आनाकानी करने लगते देने में।
तो ये सेल्फ गोल नहीं है सरकारों का कि आप एक बार तो सत्ता में आ जाएंगे, अगले बार लोग कहेंगे इन्होंने धोखा दिया हमारे साथ, हमको 1,000 रुपए प्रॉमिस किया और दिया कुछ नहीं इन्होंने। तो एक तो इसको जो अर्थशास्त्र है वो, चूंकि आपका अर्थशास्त्र का बैकग्राउंड भी रहा है, तो क्या वाकई में इससे कुछ अर्थशास्त्र को या जो इकोनॉमी उसको नुकसान पहुंचने वाला है या कोई फायदा होने वाला है, या लोग चीटेड महसूस करेंगे कुछ समय के बाद कि कहते कुछ है करते कुछ है मिलता कुछ नहीं है? देखिए, इसमें जो है बैड इकोनॉमिक्स इज मेकिंग गुड पॉलिटिक्स। अच्छा अर्थशास्त्री प्रिंसिपल बना रहे कि बैड बांटते चले जाओ आप अपने इसके हिसाब से, तो उनको लगता है इससे पैसे मिल जाते, पर आप कहते 5 साल बाद ही दोबारा आना ना मेरे को। 5 साल पर एक बार चले गया, उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन में काम आता है तो आप एक गाइडलाइन बनाते हैं। तेजस्वी जी ने अभी कह दिया हर परिवार के अंदर जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होगा उसके अंदर मैं नौकरी दूंगा। अब वहां के 2.5 करोड़ परिवार हैं, उसमें से एक ना एक या आधे परिवारों में तो सरकार में काम करते हैं या देश में करते होंगे, ये नहीं कहूंगा कि स्टेट में नहीं करते होंगे। एक परिवार का आदमी चाहे आर्मी में जाता हो काम कर रहा होगा या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा होगा, अगर वो सरकारी नौकरी किसी किस्म की कर रहा है उनको निकाल दिया गया बाहर। जब गिनती होगी तब कहेंगे जी इतने बच गए। अब दिल्ली में भी हुआ ना, जब देना शुरू किया तो कि ये क्वालिफाइड नहीं है, ये क्वालिफाइड नहीं है, तो अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मध्य प्रदेश में ऐसे काफी लोग रह गए, महाराष्ट्र में भी आपने जो बात कही काफी लोग लगे। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम तो हिंदुस्तान के अंदर है, उसके ऊपर कोई भी गायर नहीं करता। अब पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था और राजीव गांधी ने खुद कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे मिलते हैं। अब मोदी जी को स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ से इतने पैसे भेजते हो 25 या 30 या 40 मिल रहे कि नहीं मिल रहे। ये फीडबैक सिस्टम भी नहीं है, आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, कहीं आती है कि ये सब मिल रहा और नहीं हो रहा। तो आप जो कह रहे हैं कि वायदे तो बुलाने के लिए किए जाते हैं, आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। अगर आप वायदों की लिस्ट बनाना शुरू करें, जब से आपने जर्नलिज्म शुरू किया है और मैंने जब से शुरू किया है, जैसे पंचवर्षीय योजना उन्होंने खत्म कर दिया। अब तो पंचवर्षीय योजना जो बनती थी अगले 5-4 साल तक तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती थी, फिर दूसरी बन जाती थी। अब दिल्ली का मास्टर प्लान देख लिए, 2041 का मास्टर प्लान अभी तक अनाउंस नहीं किया और 2021 का इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। तो ये सब चीजें भारत की ब्यूरोक्रेसी जितनी एक्सपर्ट है और उनको बताता है कि नई चीजें, उनको कहा जाता है कि नई चीजें बताइए, तो नए नारे निकाल के दे देंगे आपको कि ये कर सकते हैं। जीएसटी का एक माध्यम बन गया है जिसके अंदर पैसा आपके पास 30% बजट का तो आपकी जेब में है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाना नहीं है पार्लियामेंट के अंदर की टैक्स बढ़ेगा। जैसे ही महंगाई बढ़ेगी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, इनकम बढ़ती चली जाएगी, आपके खर्चे के लिए पैसा होता चला जाएगा। पर promises are made only to be forgotten। ये पेपर पाड़ दिया जाता है, उसमें से 10% इम्प्लीमेंट होते हैं, 10% नहीं होते। तो ये फ्री बीज जो मॉडल बन गया, जो आपने कहा पहले, ये मॉडल इज गुड फॉर इलेक्शन बट बैड फॉर द इकोनॉमी। देश के लोग हित में नहीं है, परमित में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे हमें भर में पैसा मिल रहा है, बिना काम किए हुए काम करना बंद हो जाएगा। आपको लेबर अभी भी नहीं मिलती हिंदुस्तान के अंदर। फॉरेन कंट्रीज के लोग, मेरे पास दोस्त है मेरे, उनके पीओ आए, कहते हैं इंडियन लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, हम $50-40 देते हैं 1 घंटे के, अमेरिका के अंदर हमें सूट करता है। इंडियन लेबर के पास एक तो फोन आ गया है जो व्हाट्सएप पे यूट्यूब देखता रहता है, दूसरा आता नहीं है, कहते मैं गांव जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। तो एब्सेंटिज्म इंडियन लेबर में इतना कि इतनी फ्री भी देते जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की लेबर अवेलेबल नहीं होगी आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के अंदर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से पूछ लीजिए आप, लेबर नहीं मिल रही उनको काम के लिए। अगर आपको घर बनाने हैं, आप रियल एस्टेट वालों से पूछ लीजिए उनको प्रोजेक्ट क्यों लेट हो रहे हैं, हेराफेरी क्यों करते हैं। एनसीआर के अंदर प्रोजेक्ट इसलिए लेट हो रहे हैं कि हिंदुस्तान की लेबर 365 दिन में से एवरेज 150 दिन काम करती है, क्योंकि फ्री भी मिल रही है उनको। इसको किसी ने स्टडी नहीं किया अभी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब एक सवाल मेरे मन में ये कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों? भाई नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन 20 साल के अंदर आपने खुद कहा कि आज पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे अंतिम फिसड्डी में करीब $833-844 पर ईयर की बात है, और यूपी का कम से कम उससे 40% ज्यादा है। अगर आप तेलंगाना से तुलना करेंगे तो करीब 5-6 गुना ज्यादा है। वो तो अलग तरीके का प्रश्न है। स्टेट से 28 नंबर पे बिहार है। बिल्कुल। तो ये अगर नीतीश कुमार चाहते तो बिहार की स्थिति बदल सकते थे, क्यों नहीं बदल पाए? और अब जो है वो वहां कोई इंडस्ट्री नहीं आई, और कहा जाता क्योंकि यहाँ पे तो इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती है। उसी जगह पे आपने देखा कि जब श्री कृष्ण बाबू जब वहां पे थे मुख्यमंत्री, तो वो इंडस्ट्री लेकर आए, इंडस्ट्री चली वहां पे। तो इंडस्ट्री वहां है नहीं, फैक्ट्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, सिर्फ सड़कें बन गई हैं, लेकिन बिहार की स्थिति जस की तस है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है?
नहीं, बताते रहो, वहां पर सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। सब बिहार के अच्छे ऑफिसर दिल्ली में काम करते हैं, वहां पर गए। एनके सिंह भी जो अभी बीजेपी में रहे, कभी उनके साथ रहे, वो भी रहे। पवन वर्मा भी वहां गए, प्रशांत किशोर भी वहां गए, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लेके गए। पर किसी के पास बिहार को विकास करने का प्लेन मॉडल नहीं था। सड़कें वहां बन गई, लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, नो डाउट अबाउट इट। जो आपने कहा, जब तक इंडस्ट्री नहीं खड़ी होगी, रेलवे के लिए जमीन मांगी गई थी, रेलवे के लिए नहीं मिली, सरकार जमीन नहीं लेके लेती थी। हॉस्पिटल एम्स जो खुल रहे हैं, का जमीन नहीं मिलती। कि फॉलोअप जो करना चाहिए स्टेट के अंदर, मेरे को लगता है कि वहां पर सत्ता चलाने की किसी को आर्ट नहीं आती, स्टेट क्राफ्ट नहीं आती। नीतीश कुमार जी रेलवे में रहे थोड़े दिन के लिए, बाकी कोई काम उन्होंने किया। बिहार के मुख्यमंत्री रहे उसके बाद, तो सिवाय थोड़ा सा सेंट्रल मिनिस्टर रहने के बाद उनके पास एक्सपीरियंस क्या है? वहां पर जितने भी लोग रहते हैं, सरकार चलाने के लिए कोई उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। इंडस्ट्री नहीं आई। आप सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट के रहे, अब कर्नाटका में, आंध्रा में या महाराष्ट्र में लोग सारे प्रोजेक्ट लेकर के रहे। मोदी जी कुछ भी कहिए, बिहार के अंदर जब रहे, उन्होंने साइंटिस्ट वहां पर प्रोजेक्ट लगाया, एक मोदी मॉडल नाम की चीज प्रोजेक्ट की। पर नीतीश मॉडल तो है ही नहीं वहां कोई। कई बार निकू कहते हैं उनके, निकुम्मा। तो निकू नीतीश कुमार को ये है कि वो अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, परंतु बिहार को कैसे डेवलप करना है, क्या प्रायोरिटीज हैं। एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, 11% 12% के हिसाब से ग्रो किया है। पर एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां 10% नहीं है, जीडीपी उनकी 12% नहीं है। तो वहां पर कोई भी एक प्लान डेवलपमेंट जिसको कहना है कि हम लेकर के आएंगे, कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, वहां पर कोई भी इंडस्ट्री आपने देखा कि समिट, इंडस्ट्री समिट होती है सब जगह, हर स्टेट वाले करते हैं समिट। हालांकि सीआईआई और फिक्की वाले अपने पैसे बनाते हैं उसके अंदर, परंतु कभी देखा पटना के अंदर कोई समिट हुई है इंडस्ट्री की? कभी नहीं। कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई है, पाटलिपुत्र है आपका, ये सब कुछ है। तो वहां पर उस तरह का कि बाकी देश के अंदर क्या हो रहा है, बिहार उससे डिस्कनेक्टेड है। बिहारी इंटरनेशनल है, परंतु बिहार लोकल ही रह के रह गया। वहां पर कोई भी कनेक्टिविटी, देश के अंदर विकास कैसे हो रहा है, किस किस मॉडल पे हो रहा है, उसके लिए कोई भी टीम, नीतीश कुमार जी ने आज तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट की कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो ये कि 10,000 रुपए दे दिए। एयरपोर्ट वहां बनने शुरू हुए हैं जाकर के। आपको पता है कि एयरपोर्ट के लिए जमीन लेने में कितना टाइम लगा था। बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे को जमीन नहीं दे रहे। तो उन्होंने एक बड़ी पिक्चर, जिसको कहते हैं बिग पिक्चर ऑफ बिहार, वहां पर इतनी सारी आबादी है। जैसे यूपी के आप देखिए, योगी जी हालांकि सफरन कपड़े पहनते हैं, जब उनकी बात सुनते हैं उन अर्थशास्त्री ज्यादा लगते हैं, बाकी कम लगते हैं। उनके आंकड़े हैं, इतने एयरपोर्ट बनवा दिए, इतने एम्स बनवा दिए, इतने नए कॉलेज खुल गए, इतनी नई यूनिवर्सिटी खुल गए। नीतीश कुमार कभी बोले ऐसे? तो उनके पास एक, मेरे को लगता है नीतीश कुमार ईमानदार आदमी है, परंतु उनके आसपास जो लोग हैं उनको चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया। उनको प्राइम मिनिस्टर तो प्रोजेक्ट कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, पर चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं कर पाया कि चीफ मिनिस्टर उनके पास क्या है, क्या किया उन्होंने। आगे पूछे कि आपकी अचीवमेंट क्या है। जैसे तेजस्वी पूछे हैं कि हमारे को सरकार बताए, केंद्रीय सरकार, उन्होंने दिया क्या बिहार को आज तक? बिल्कुल। इतना गरीब क्यों है अगर आपने इतना दिया होता तो? बिल्कुल। जो स्टेट क्राफ्ट जो है, थिंकिंग नहीं है। बिल्कुल। एनके सिंह यहाँ से गए, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन बने वहां जा करके, पर क्या किया उन्होंने? मशहूर अर्थशास्त्री कहते हैं, आईएएस ऑफिसर, पर अर्थशास्त्री कहते हैं, क्या खाका दिया? वो छोड़ के बीजेपी में आ गए। बिल्कुल। आज ही उनका एक लेख एक अखबार में छपा हुआ, अंग्रेजी अखबार में, बिहार में। तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बिहार के बारे में की, और फिर कहा ये अगर कर दे तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी ने ये नहीं पूछा कि पिछले 20 साल किसी भी नेता के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बहुत लंबा अरसा होता। अगर 20 साल में चाहते तो बिहार की स्थिति पूरी बहुत कुछ हो सकता है, पूरी काया पलट हो जाती। लेकिन जो आपने चूंकि आंकड़ों की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में जब कास्ट सेंसस नीतीश कुमार ने अनाउंस किया, उसकी जो रिपोर्ट्स पब्लिकली हुई थी, उसके मुताबिक 34.13% लोग वो हैं जो परिवार वो है जो 6,000 से कम कमाता है। आप सोचिए, बिहार की तिहाई आबादी 6,000 रुपए से कम कमाती है। 6,000 रुपए में कैसे 5 लोगों का परिवार चलेगा? आप सोच के जरा देखिए। दिल्ली में अगर आप एक जूता खरीदने जाते हैं तो भी 4,000-5,000 रुपए का आपको अच्छा ठीक ठाक जूता मिलता है। 6,000 रुपए से कम कमाते हैं। उसके अलावा 4% हाउस होल्ड यानी घर हैं, 4% जो 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। यानी बिहार में सिर्फ 4% लोग हैं जो 50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं। यह बुरी स्थिति है। वहां पे एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा जब मैंने देखा इसमें, तो मेरी आंखें फटी रह गई।
95.49% जो पॉपुलेशन है उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं है। आप सोचिए 95 आपको बताएं, हेल्थ के आंकड़े देखें तो स्टेट का नंबर आता है 20वां 18वां, बड़े 20 प्रदेशों के अंदर 18वां नंबर हेल्थ पैरामीटर्स हैं। ये सवाल पैदा होता है कि दरअसल बिहार में हुआ क्या। और 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं बिहार के अंदर, सिर्फ 6% लोग। आप सोचिए, तो अगर आपका इनकम की हालत ये है, एजुकेशन की हालत ये है, और जो प्रॉपर्टी या गाड़ियों की हालत ये है, तो बिहार में पिछले 20 साल में हुआ क्या। तो सर मेरा सवाल इसी बात को लेकर है, क्या ये इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार समाजवादी बैकग्राउंड के हैं, या उनके अंदर कोई विलिंग, उनको लगा आप तो चुनाव जीत ही रहे हैं, कभी लालू यादव के साथ कभी बीजेपी के साथ, तुम्हें विकास करने की क्या जरूरत है। नहीं, समाजवादी विचारधारा के कि जिस तरह का सिंपल लिविंग है उनके ऊपर कोई पर्सनल दाग नहीं लगा, परंतु जो अभी पिछले जिनके उनके एडवाइजर जो थे सारे, अब एनके सिंह तो समाजवादी नहीं थे ना, उनको लेके गए यहाँ थे, वो तो टोटल कैपिटलिस्ट वाशिंगटन अमेरिकन लाइन लेके के चलते हैं, वो तो प्रो कैपिटलिस्ट है, तो उन्होंने बदलाव नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि वहां सोचने का तरीका ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं कि हमने बिहार को डेवलप करना है। लोग नीतीश कुमार कहेंगे कि ईमानदार चीफ मिनिस्टर है जिसने बिहार को फेल किया 20 साल के अंदर। अगर मोदी 12 साल के अंदर एक बिहार, जो गुजरात पहले नंबर 1 और नंबर 2 स्टेट हुआ करता था उनसे जाने से पहले भी, उसके अंदर भी ये प्रूव कर दिया सारे वर्ल्ड को कि मोदी मॉडल की वजह से बिहार बहुत विकासशील हो गया, जो पहले से विकसित था। गुजरात सर, गुजरात नीतीश कुमार जो पहले से विकसित था उसको आगे लेके कर गए, उसकी इमेज बनाने की कोशिश की उन्होंने। आप गुजरात का जिक्र कर रहे हैं सर, आप गुजरात का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, गुजरात कैसे, गुजरात पहले भी विकसित देश था, विकसित प्रदेश था, नंबर 2 था या नंबर 1 था। जब उन्होंने इंडिया टुडे में सर्वे किया था 2001-2 में गए थे, तब भी वो नंबर 1 थे, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के बीच में रहता था। तो उन्होंने उसके ऊपर एक मॉडल डेवलप किया कि पहले नंबर 2 से 1 किया उसको, वहां पर प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर के अंदर की, इंडस्ट्री लगाई, जिससे 1 साल के लिए नंबर 1 बन गए, फिर नंबर 2 आ गए, अब नंबर 3 हो जाते हैं, कभी नंबर 2 हो जाते हैं। परंतु एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया हमने अपने काम के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, कि मैं वहां पर एक मोदी मॉडल लेकर के आया हूं। नीतीश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक तो उनकी या तो इच्छा नहीं थी, आपने जैसे कहा समाजवादी विचारधारा, परंतु मेरे को ये लगता है कि वहां के लोगों को बिहार को ऊपर लेकर के जाना, अगर आप बिहार के लोग जो पैसा वहां बिहार भेजते हैं बाकी प्रदेशों से, उसको तो इंक्लूड किया नहीं आपने। उसकी वजह से वहां पर थोड़े बहुत लोग चल रहे हैं, लोग गांव में रहते हैं, जब यहाँ से बेटा भेज देता है बॉम्बे से, दिल्ली से, वो गंदारा हो जाता है। तो बिहार का फेल होने का मतलब ये है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप हर पार्टी की, उन्होंने बिहार को वो अपने विकास में ही लगे रहे किसी किस्म से, कि वहां अभी भी लगता है बिहार जो है फ्यूडल स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है। फ्यूडल लोग वहां पर काम करते हैं, वो अपने फ्रीडम को बचाने के लिए उसी तरह की सिस्टम वहां पर बनाया गया। डेमोक्रेसी है, पर लोअर लेवल के अंदर फ्यूडल लेवल कंसेशन चेंज नहीं हुआ है। अभी भी ठाकुर भूमियार आपने देखा होगा, लड़ झगड़ के इतने बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, इतने इलेक्शन है। तो फ्यूडल मेंटालिटी की वजह से मेरे पास जमीन है, उसी में लोग, आपने जैसे कहा कि 50,000 लोगों इनकम वाले ही बहुत कम लोग वहां पर है। तो अमीर लोग जो हैं उसी दृष्टि चला रहे हैं कि हमारे को कोई भी चैलेंज नहीं होना चाहिए। बिहार फेल इसलिए हुआ है कि बिहारी जो काम कर सकते थे वो छोड़ करके बाकी जगह दूसरे प्रदेशों का विकास कर रहे हैं, अपने यहाँ विकास नहीं कर पाए, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं हुआ है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां का, बिहार का डेमोक्रेटाइज नहीं हुआ है। वहां अभी भी फैमिली है, जातिवाद है, जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोचने वाले लोग आगे नहीं आए। अब प्रशांत किशोर जी चले गए, वहां भी भाषण कर रहे हैं वो भी, पर टिकट किसको दे दिया? सारे के सारे माफिया लोगों को टिकट दे दिया, कास्ट के हिसाब से दे दिया, जो अमीर लोग हैं उनको पैसे दे दिए टिकट। तो सिस्टम इतना गड़बड़ है बिहार का। यूपी के अंदर चेंज हो गया, फिर भी मिडिल लेवल किसान के लोग जो हैं, बाकी लोग जो हैं, बैकवर्ड के लोग जो हैं, वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया है। हर जाति के लोग सत्ता में आने के बाद यहाँ पर अभी तक वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ। परिवारवाद ले लीजिए, जातिवाद ले लीजिए, उसके अंदर जाति के अंदर जो नेता हैं वो उस सिस्टम को कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो चेंज होने नहीं देते। उसकी वजह से वहां पर जो टेक्नोलॉजी भारत देश के अंदर बाकी जो विकास हुआ है, जिस माध्यम से हुआ है, भारत से बिहार बुरी तरह से कटा हुआ है। बिल्कुल पॉलिटिकल दृष्टि से जुड़ा हुआ है मोदी के साथ, पर स्टेट क्राफ्ट के मुकाबले में उनसे कटा हुआ है। और मोदी जी की तरफ से भी कोशिश नहीं हुई कि वहां पर एक्सपर्ट भेज करके डेवलप करें।
जिम्मेवारी बिल्कुल सरकार की है, जहां वहां नहीं डेवलप हो सकता। बिल्कुल। सर एक सवाल यहाँ पे ये कि चूंकि तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या आपको लगता है कि उनके मैनिफेस्टो पर लोग भरोसा करेंगे या अभी भी जो जंगल राज का जो भूत है वो सामने खड़ा हो जाएगा? नहीं, अभी जब भरोसा करने के बाद जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं भैया, भरोसा जो है कि नीतीश के बाद कौन, अभी तो नीतीश फेक है और बीजेपी के पास कोई भी टेस्टेड, जैसे सुशील मोदी फिर भी थोड़े पढ़े लिखे थे, उनको काम आता था, परंतु वो भी वहां पर सक्सेसफुल रहे क्योंकि वो कोएलिशन में रहे। जब तक वहां पर एक पार्टी की सरकार नहीं बनती, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक वहां पर कांग्रेस की सरकार थी थोड़ी बहुत काम दिखाई देता था, पर वो भी थोड़ा बहुत दिखाई देता था। जब तक बीजेपी बिहार के अंदर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ये आयाराम पलटूराम ये सब चलेगा नहीं। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जिसका पूरा आइडियोलॉजिकल क्लियरेंस हो। अभी भी ये बनने वाले अगर बन जाते हैं तेजस्वी यादव, दोनों में टक्कर है, कौन बनेगा पता नहीं। और बीजेपी की तरफ से कौन होगा ये भी नहीं पता किसी को, जहां से भेजेंगे या किसी वहां पर बनाएंगे। तो जब तक वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और पिछले 30 सालों से 35 सालों से वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब से कांग्रेस की सरकार 89 से गई है, तब से लालू जी एक बार मेजोरिटी लेकर के आए, परंतु उनके ऊपर चार्जेस लग गए, वो डिस्टेबलाइज हो, उनकी पत्नी बन गई। फिर उसके बाद नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर। जब 9 बार एक चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग इन हुई हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्वेरिंग के लिए ही अगली बार सोचता रहता है कि अगली बार कौन सी पार्टी के साथ स्वेरिंग करेंगे। तो प्लान कहां से बनाएगा डेवलपमेंट का? तो बिहार की बीमारी सबसे बड़ी ये है कि वहां पर राजनीतिक स्थिरता, अवसरवादिता और सामंतवादी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी बेबाक तरीके से बिहार का विश्लेषण करने के लिए। और आपने जो चिंता जाहिर की, मुझे लगता है कि बिहार के लोग अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो उनके मन में भी ये सवाल उठना चाहिए कि बिहार जिससे जब लोग बाहर निकलते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करते, इतना टैलेंट है बिहार के अंदर, लेकिन बिहार को उनके अपने नेताओं ने ही फेल किया है। वो नेता जो 15 साल सत्ता में रहे, 20 साल सत्ता में रहे हैं, आप ही लोग उनको जिताते हैं। कभी ये सवाल तो पूछिए कि 15 साल आप सत्ता में रहे, आपने बिहार को क्या दिया? 20 साल आप सत्ता में रहे, आपने बिहार को क्या दिया? बिहार क्यों आज भी पर कैपिटा इनकम में सबसे कम है, सबसे पिछड़ा हुआ है? 4% लोगों के पास जो है वो 50,000 से ज्यादा इनकम है उनकी, बाकी 96% लोग कैसे रह रहे हैं वहां पे? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।